नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनडीटीवी के अडानी समूह के द्वारा अधिग्रहण की कोशिशों के बीच खबर है कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी हिंदी के मुताबिक एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया है जिसमें लिखा है, रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू करने की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि आपको नमस्कार मैं रवीश कुमार कहते हुए आवाज एनडीटीवी पर सुनाई नहीं देगी। बता दें, इससे एक दिन पहले प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह के ओपन ऑफर के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इससे एक दिन पहले आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी, जिससे 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। ये वो कंपनी है जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स ने किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के पास अब एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत कंपनी ने एनडीटीवी के 1,67,00,000 शेयर खरीदने की पहल की है। ओपन ऑफर की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में बताया था कि एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर ने सूचित किया है कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवारायन तत्काल प्रभाव से आरआरपीआरएच के बोर्ड में नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआरएच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। पिछली यानी पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार लौट आई थी, लेकिन अब फिर से इसके धीमा पड़ने के संकेत मिल गए। इस बार जुलाई से सितंबर यानी दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 6.3% रही है। ये पिछली तिमाही से आधे से भी कम है। अप्रैल जून की तिमाही में अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से बढ़ी थी। ताज़ा आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने बुधवार को जारी किया है। इसके अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर धीमी हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। पंजाब के संगरूर में सैकड़ों की तादाद में किसान संगठनों और ट्रेड यूनियंस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ना चाहा तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यूनियन के लोग संगरूर के ड्रीमलैंड इलाके में मुख्यमंत्री के किराए के घर पर जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको रोकने पर अड़ी हुई थी। पंजाब में ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब राज्य के सीएम गुजरात चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हैं। हालांकि इस प्रदर्शन का आह्वान जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के तहत कृषि मजदूरों ने किया था, लेकिन इसे ट्रेड यूनियंस ने भी समर्थन दे दिया था। इस प्रदर्शन की घोषणा पहले से ही हो चुकी थी, इसलिए मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की योजना अधिकारियों ने बना रखी थी। हालात इसी वजह से बेकाबू भी हुए। अब मजदूर संगठन मुख्यमंत्री की कॉलोनी के गेट के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। मजदूरों की मांग है कि महंगाई के साथ हमारी मजदूरी का रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए। पंचायती जमीन को लेकर मांग है कि 33% जमीन पिछड़ों को खेती करने के लिए देनी होती है, पर पंजाब में कई जगहों पर ऐसे मामले आए हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग पिछड़ों के नाम पर ठेके पर जमीन ले लेते हैं और खेती करते हैं। मजदूरों की मांग है कि जिन मजदूरों के पास अपने अच्छे घर नहीं हैं, सरकार के द्वारा किए गए वादे अनुसार उन्हें पंचायती जमीन में से घर बनाने के लिए प्लॉट दिए जाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार को लेकर पंजाब खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जोरा सिंह नसराली ने कहा, हमारी सीएम भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कई उच्च अधिकारियों के साथ पहले बैठक हो चुकी है। सीएम मान के साथ हमारी आखिरी बैठक 3 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया और उसके बाद मुलाकात की कोई तारीख घोषित नहीं की गई। जनसत्ता के अनुसार उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया, इसलिए हमारे पास सीएम के घर के बाहर विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष मुकेश मलौद ने कहा, हम पिछले 1 हफ्ते से डिप्टी कमिश्नर पटियाला के कार्यालय के बाहर बैठे थे, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। आम आदमी पार्टी की सरकार कहती रहती है कि वो किसानों और मजदूरों की सरकार है, लेकिन फिर भी वो हमारी उपेक्षा करते हैं।
दिल्ली के बहुचर्चित शराब स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप ईडी ने कोर्ट में बुधवार को लगाया। हालांकि ये वही ईडी और सीबीआई है जो अपनी 2 चार्जशीट में सिसोदिया का नाम तक नहीं ले सकी थी। सिर्फ इसी आधार पर सिसोदिया ने खुद को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डिप्टी सीएम को बेदाग और ईमानदार घोषित कर दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बुधवार को बताया गया कि ईडी ने बुधवार को आरोप लगाया कि आप नेता मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपियों ने कई बार अपने फोन बदले और सबूत नष्ट किए। जांच एजेंसी ने यह बात दिल्ली की अदालत को उस समय बताई जब उसने दिल्ली के व्यवसायी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने 11 फोन इस्तेमाल किए और बदले। ये फोन कथित शराब घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने बुधवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा, अधिकांश संदिग्ध शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकार अधिकारी, दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य संदिग्धों ने कई बार अपने फोन बदले और नष्ट किए हैं। नष्ट किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अनुमानित मूल्य करीब 1.38 करोड़ रुपए है। कोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा को 7 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। आरोप है कि अरोड़ा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी है और शराब स्कैम के मुख्य सूत्रधारों में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पीएम मोदी पर रावण नाम से हमला करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का किसी के लिए भी इस्तेमाल एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ उनकी मानसिकता नहीं, पूरे कांग्रेस की मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है और वो पीएम के बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं। बता दें, खड़गे ने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के ही हर चुनाव में फोटो दिखने को लेकर कहा था कि आपकी सूरत कितनी बार देखनी है, कॉरपोरेशन में भी आपकी सूरत देखना, एमएलए के इलेक्शन में भी आपकी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी आपकी सूरत देखना, हर जगह आपके रावण के जैसे 100 चेहरे हैं क्या। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। राज्य के राजनीतिक हलकों के एक वर्ग में उनके गठजोड़ को शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन करार दिया जा रहा है। इस गठबंधन की राज्य की राजनीति पर असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने इस गठबंधन को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले गठबंधन का विषय उठाया था। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के भीतर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी के पास वर्तमान में कोई सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी का ओबीसी के बीच आधार माना जाता है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी ने 2021 के चुनाव में विपक्ष के वोटों को विभाजित किया था। 8 से 10 निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई चुनाव होने हैं, जिनमें बृहन-मुंबई नगर निगम के चुनाव और 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए 11 अभियुक्तों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें, बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया था। गुजरात सरकार की ओर से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया था, उससे यह बात सामने आई थी कि दोषियों को जितने दिन की पैरोल या फरलो दी गई थी, वो उससे कहीं ज्यादा दिन तक जेल से बाहर रहे थे। 11 दोषियों में से 10 रिहा होने से पहले 1000 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहे थे, जबकि 11वां दोषी 998 दिन बाहर रहा था। ये सभी पैरोल, फरलो या अस्थायी जमानत के नाम पर जेल से बाहर रहे थे। दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले का जमकर विरोध हुआ। इस मामले में 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा था कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया जाए। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करके सीएए को देश की धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने के खिलाफ बताया है। उसका कहना है कि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, ये तमिल लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु और डीएमके पहला ऐसा राज्य है और पार्टी है जो सीएए के खिलाफ कोर्ट पहुंची है। तमिलनाडु ने दरअसल तमिल शरणार्थियों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। 2019 में जब केंद्र की बीजेपी सरकार सीएए बिल को
पास करवा रही थी तो इससे तमिल शरणार्थियों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया तो वो निराश हो गए। शपथ पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को इसमें इस आधार पर शामिल किया गया है कि वहां उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। श्रीलंका उन देशों में है जहां भारतीय तमिलों को इसी तरह के धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वो मुख्य रूप से हिंदू थे। लेकिन तमिल शरणार्थियों की दुर्दशा पर केंद्र चुप रहा। तमिल शरणार्थियों के प्रति केंद्र के सौतेले व्यवहार ने उन्हें लगातार भय में रहने के लिए छोड़ दिया है। इसमें कहा गया है कि सीए में भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमिलों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। पूरी दुनिया जानती है कि तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस कानून ने तमिल शरणार्थियों की वास्तविक समस्या की अनदेखी की। गुजरात में विधानसभा चुनाव में व्यस्त अमित शाह का कट्टरपंथ पर एक बयान आया है। उनका कहना है कि कट्टरपंथ एक संप्रदाय तक ही सीमित नहीं है। अमित शाह का यह बयान उस संदर्भ में आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्य इकाई की ओर से कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस पर केंद्र और अन्य राज्य विचार कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कही। कट्टरपंथ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए तैयारी है। गृहमंत्री से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल ने मंगलवार को कहा था कि इस्लाम पूरी तरह कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ है क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और कल्याण है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बुधवार को चुनाव आयोग में मैनपुरी जिला प्रशासन के अधिकारियों पर अनुचित तरीके अपनाने के गंभीर आरोप लगाए। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में कहा कि मैनपुरी में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम तरह की अवैध गतिविधियां अपनाकर मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं ताकि वो चुनाव एजेंट न बन सकें। सीडीओ मैनपुरी ने ग्राम प्रधानों और कोटेदारों को बुलाकर धमकाया है कि अगर उनके इलाके में बीजेपी नहीं जीती तो वो अपने पदों पर नहीं रह पाएंगे। इससे पहले सपा ने आरोप लगाया था कि मैनपुरी में चुनाव ड्यूटी से समुदाय विशेष के पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटा लिया गया है। चुनाव आयोग ने रामगोपाल यादव को जांच का आश्वासन दिया है। बता दें, रामपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, वहां से भी ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। आजम खान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये चुनाव है तो बीजेपी के प्रत्याशी को ऐसे ही जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित मौत के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर ये बात कही। सरकार ने कहा है, अगर किसी को लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई है तो मुआवजे के लिए एक सिविल कोर्ट से संपर्क कर सकता है। इसने ये भी साफ कहा है कि इस तरह के दावों का हर केस के आधार पर फैसला करना होगा। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना का टीका लगवाने की कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं। केंद्र ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका के जवाब में दाखिल किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली 2 लड़कियों के माता पिता ने याचिका दायर की है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने कहा है, इसके लिए कुछ ठोस नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों की दुखद मौत के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाए। द कश्मीर फाइल्स को भद्दी प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले नदाब लपिड ने अब कहा है कि जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी तो दंग रह गए कि किस तरीके से इस फिल्म में सरकार की नीतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और अब सब कुछ एक तरफा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मूल रूप से कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को सही ठहराया गया है और तमाम फांसीवादी बातें भी हैं। इजरायली फिल्म मेकर लपिड ने कहा, उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में इजराइल में भी द कश्मीर फाइल्स जैसी कोई फिल्म बन जाए। नदाब ने कहा कि ऐसे देशों में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, जो देश तेजी से अपने मन की बात कहने या सच बोलने की क्षमता खो रहे हैं, वहां किसी को तो बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलना आसान नहीं था और वो इस बारे में आशंकित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर पीएम मोदी ने बयान जारी कर कहा है कि मैं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूं। भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत और फिलिस्तीन के दोस्त लोगों के बीच रिश्तों की जड़ें साझा इतिहास से जुड़ी हैं। हमने हमेशा सम्मान और आत्मनिर्भर तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास करने में फिलिस्तीनी लोगों का साथ दिया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मसले सुलझाने और एक समावेशी समाधान के लिए सीधी बातचीत शुरू होगी।
चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाजी न करे। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप न करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के साथ अपने गतिरोध के दौरान चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कम करने की कोशिश की, सीमा की स्थिरता को बनाए रखने और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचाने से गतिरोध को रोकने के लिए बीजिंग ने जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत को अमेरिका के साथ अधिक निकटता बनाने से रोकने के लिए सीमा तनाव को रोकना चाहता है। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ चीन के संबंधों में दखलंदाजी न करें। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्ती से नकेल कसने की ठान ली है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से डरी सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को उनके घरों पर वापस भेज दिया है। ढेरों हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। छात्रों से कहा गया है कि वो घर से ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी AP ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चीनी विश्वविद्यालय छात्रों को घर भेज रहे हैं क्योंकि चीन ने कोविड नियंत्रण को कड़ा कर दिया है। इस बीच चीनी शहर ग्वांगझू में मंगलवार देर रात दंगा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अब चीनी सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए रणनीति के तहत बुधवार दोपहर को ग्वांगझू के बड़े हिस्से में लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने इस सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है। बारिश होने के पहले भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 219 रन ही बनाए। इस दौरान पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 48वें ओवर पूरा होने से पहले ही पवेलियन लौट चुकी थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 104 रन बनाए। इसके बाद मैच नहीं हो सका, बारिश हो गई। बता दें पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही मैच खेला जा सका है। पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता, जिसके बाद बाकी के 2 मैच बारिश में धुल गए। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड की टीम के 14 खिलाड़ी और सदस्य बीमार हो गए हैं। इनमें टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। कहा जा रहा है ये सभी सदस्य एक वायरस की वजह से बीमार पड़े हैं। हालांकि वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें इंग्लैंड की टीम 17 सालों के बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है और कल से ही टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।